Hello everyone. Our agriculture class 4th subject SS chapter number 2. Our agriculture हमारी खेती बाड़ी। चलिए आज हम इसका रीडिंग करते हैं। गियर अप में है राइट द नेम्स ऑफ प्लेस और एरियाज विच आर वेल नॉन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The food bowl of India, Northern Plains, Apple State of India, Himachal Pradesh, the land of coconut, Kerala, the sugar bowl of India, उत्तर प्रदेश, the city of oranges, नागपुर। ये कौन कौन से एरियाज किस किस चीज़ के लिए फेमस हैं। अनाज सबसे ज़्यादा नदरन प्लेन्स में यानी हरियाणा पंजाब में पैदा होता है। एप्पल्स कहाँ पे होते हैं? हिमाचल प्रदेश में। और नारियल केरला में। और चीनी का कटोरा कहते हैं उत्तर प्रदेश को। और ऑरेंजेस संतरे होते हैं नागपुर में। चलिए हम लेसन पढ़ते हैं और उसके बाद आपको स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चर मीन्स कल्टीवेशन of land. It also comprise of cattle rearing, livestock, fishing and horticulture. Agriculture is considered the most important profession of the people in our country. More than 70% of country's population relies on agriculture. They grow a very good variety of crops throughout the year. These crops can be categorized into two categories: Rabi crops and Kharif crops. Rabi crops are grown in winter. Wheat, peas, gram, barley and mustard are the main Rabi crops. Kharif crops are grown at the advent of monsoon. Rice, maize, millets, jute and cotton are the main Kharif crop. प्यारे बच्चों, खेती बाड़ी का मीन्स होता है किसी ज़मीन पर खेती बाड़ी करना, उगाना कुछ भी। इस खेती बाड़ी में जानवरों का पालन पोषण भी इसी में शामिल होता है। इसको भी खेती बाड़ी से ही जोड़ा जाता है। और मछली पालन और हॉर्टिकल्चर भी इस खेती बाड़ी में ही शामिल होते हैं, क्योंकि खेती बाड़ी पर ही निर्भर करते हैं जीव जंतु। जो गाय भैंस हम पालते हैं उनका जो चारा है वो खेत से ही आता है। और खेती बाड़ी कंसीडर करती है हमारे देश की जो जनसंख्या है उसका 70% जो लोग रहते हैं, 70% लोग खेती बाड़ी पर ही निर्भर करते हैं। ये विभिन्न प्रकार की सारे साल में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाते हैं और इन फसलों को दो हिस्सों में बांटा गया है। नंबर 1 रबी क्रॉप्स, नंबर 2 खरीफ क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स सर्दियों में उगाई जाती है, जिसमें शामिल होती हैं गेहूँ, मटर, चना, बारले और सरसों आदि मुख्य रबी की फसलें हैं। खरीफ की फसलें बारिश के मौसम यानी मानसून के आने पर उगाई जाती हैं, जैसे कि चावल, मक्का, बाजरा, जूट जिसकी बोरी आदि बनती है, और कपास। ये खरीफ की प्रमुख फसलें होती हैं। फूड क्रॉप्स क्या होती है? फूड क्रॉप्स आर ग्रोन टू फीड द पीपल ऑफ इंडिया. राइस, व्हीट, मेज, मिलेट एंड पल्सेस आर द मेन फूड क्रॉप्स. अनाज उगाने वाली फसलें कौन कौन सी होती हैं जिन पर भारत के लोग निर्भर रहते हैं? उनमें से प्रमुख हैं चावल है, गेहूँ है, मक्का है, बाजरा और दालें हैं, जो भी फूड क्रॉप्स कहलाती हैं। राइस इज़ द मेन फूड ऑफ द पीपल. In the eastern and southern part of our country, rice grows properly in a hot and wet climate. It is mainly grown in Assam, Bihar, Andhra Pradesh, Odisha, West Bengal, Tamil Nadu and Kerala. Haryana and Punjab are the new rice growing states. Wheat is the main food of people in North India. Wheat grows properly in a cool and dry climate. It is grown mainly in Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Gujarat and Maharashtra. Millets.
incorporate bajra, jowar and ragi. They are grown in Maharashtra, Rajasthan, Karnataka and Madhya Pradesh. Pulses incorporate lentils, dal like moong, arhar, masoor, urad and gram. India is the world's largest producer and consumer of pulses. Pulses are grown in different parts of the country. प्यारे बच्चों, चावल हमारे देश का प्रमुख भोजन है। हमारे देश के उसमें पूर्वी और दक्षिण भाग में अधिकतर लोग चावल ही खाते हैं और चावल जो होता है वो गर्म और नमी वाले मौसम में होता है। ये ज़्यादातर इन राज्यों में होता है। कौन से? असम में, बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में, केरला में, हरियाणा एंड पंजाब में इनकी फसल उगाई जाती है। नंबर 2 पर है वीट। वीट उत्तरी भारत के लोगों का प्रमुख भोजन है। गेहूँ ज़्यादातर ठंडे मौसम और खुशक मौसम में उगाया जाता है और ये कौन कौन सी स्टेट्स में होता है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात में, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में उगाया जाता है। मिलेट्स यानी बाजरा, ये बाजरा जो होता है इसको हम ज़्यादातर बाजरा, ज्वार और रगी को मिलेट्स बोलते हैं और ये उगाया जाता है बेटा महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में। इसके बाद है पल्सेस, जो आप भी खाते हैं, दालें। ये भी इनको हम इन कॉर्पोरेट्स में इनको लेंटिल्स, दालें को लेंटिल्स भी कहते हैं। ये रहती है मूंग, अरहर, मसूर, उड़द और चने की दाल। इंडिया में आपको पता होना चाहिए कि भारत दालों की सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर है, बड़ा प्रोड्यूसर है, सबसे ज़्यादा दालें उगाता है और सबसे ज़्यादा दालें खपत भी यहीं पर होती है, यानी हमारे देश में दालें बहुत अधिक मात्रा में खाई जाती हैं। पल्सेस ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्रीज़, और पल्सेस हमारे देश के विभिन्न भागों में उगाई जाती हैं। हाँ जी, लेसन 2 आवर एग्रीकल्चर, इसका हमें पेज नंबर 12 पर पढ़ रहे हैं। कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स आर ग्रोन टू सेल इन द मार्केट। दे सपोर्ट द फार्मर्स इन अर्निंग देयर मनी एंड मेन कैश क्रॉप्स आर शुगर केन, jutes, oilseed, cotton, tea, coffee, coconut and spices. Sugarcane is the stable source of sugar and jaggery gur. Uttar Pradesh is the leading producer, followed by Punjab, Madhya Pradesh, Maharashtra, Tamil Nadu and Haryana. Jute is called a fiber crop. It grows properly in a hot and wet climate. Jute is utilized to make bags, carpets, and ropes. The main jute producing states are West Bengal, Assam, Bihar, and Odisha. Next, cotton is also known as a fiber crop. It grows properly in the black soil of Deccan Plateau. Cotton is grown in Maharashtra, Gujarat, Rajasthan, and Punjab. Cotton is utilized to make cloths. Oilseed include sesame, mustard, groundnut, sunflower, and linseed. They are grown in various parts of the country. The oil extracted from these oil seeds is called vegetable oil. It is used mainly for cooking. Tea. Tea is called the queen of beverages. It grows properly in a hot and wet climate. Tea is mainly grown in Assam, West Bengal, Darjeeling Hills, and Tamil Nadu, Nilgiris. Coffee. Coffee is grown mainly in Karnataka, Kerala, and Tamil Nadu. Spices include pepper, cinnamon, ginger, clove, cardamom, and chilies. These are similarly grown in the Karnataka and Malabar coastal plains of Kerala. प्यारे बच्चों, कैश क्रॉप्स क्या होती हैं? कैश क्रॉप्स वो होती हैं जिनको बाज़ार में आसानी से बेचा जा सकता है, जिससे किसान अपने लिए पैसा कमा सकते हैं। इन मेन कैश क्रॉप्स में आता है शुगर केन, गन्ना, जूट और तिलहन वाली फसलें, कपास, चाय, कॉफ़ी
और नारियल की फसल, ये सब फसलें कैश क्रॉप में आती हैं। सबसे पहले हम गन्ना को डिस्कस करेंगे। गन्ना एक स्थिर सोर्स है चीनी का और गुड़ का। उत्तर प्रदेश भारत में सबसे नंबर 1 पर शुगर केन यानी शुगर केन की फसल का उत्पादन करने वालों में से है। उसके बाद पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु इत्यादि, और हरियाणा भी गन्ने की उपज पैदा करता है। नंबर 2 पर है जूट। इसको हम फाइबर क्रॉप्स कहते हैं, रेशेदार। ये एक ऐसी फसल है जो गर्म और बारिश वाले, नमी वाले एरिया में पैदा होती है। जूट को हम कहाँ प्रयोग करते हैं? बैग बनाने में, कारपेट बनाने में और रस्सी बनाने में। और जूट की मेन फसलें कहाँ होती हैं? वेस्ट बंगाल में, असम में, बिहार और उड़ीसा में जूट उगाया जाता है। तीसरे नंबर पर है कॉटन। कॉटन को भी हम एक फाइबर क्रॉप के नाम से ही जानते हैं। इट ऑल्सो यह काली मिट्टी में होती है और ये दक्षिण के प्लेट्यूस में पठारों में उगाई जाती है। ये अधिकतर कहाँ उगाई जाती है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब में कॉटन की फसल उगाई जाती है। और इसका हम करते क्या हैं? कॉटन का हम इस्तेमाल करते हैं कपड़ा बनाने में। नंबर 4 पर है ऑयल सीड। ऑयल सीड मतलब कि तेल देने वाले बीज। तेल हमें किन किन से मिलता है? इसमें शीशम, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट यानी मूंगफली, सूरजमुखी और लाइनसीड के तेल शामिल रहते हैं। इनमें ये फसलें रहती हैं, शीशम की, मस्टर्ड की, ग्राउंडनट और सूरजमुखी और लाइनसीड। ये सारी फसलें हमारे देश के विभिन्न भागों में उगाई जाती हैं और इन फसलों में से जो बीज निकलता है उसमें से तेल निकाला जाता है और उस तेल को वेजिटेबल ऑयल कहा जाता है और इस तेल का प्रयोग करते हैं हम अपना खाना बनाने में। चाय को हम बीवरेज की रानी कह सकते हैं, पेय पदार्थों की रानी कहलाती है। सभी घरों में चाय पी जाती है। यह भी गर्म और बरसाती मौसम में यानी कि नमी वाले एरिया में पैदा होती, जैसे कि जूट के लिए रहता है। चाय पत्ती अधिकतर असम, वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग हिल्स में और तमिलनाडु की नीलगिरी हिल्स में उगाई जाती है। नंबर 5 पर है कॉफ़ी। 1 2 3 4, हाँ, कॉफ़ी इज़ ग्रोन मेनली इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। कॉफ़ी जो है वो ज़्यादातर कर्नाटका में, केरला में और तमिलनाडु में उगाई जाती है। स्पाइसेस यानी मसाले इंक्लूडेड पेपर, काली मिर्च, सिनेमन मीन्स दालचीनी, जिंजर मीन्स अदरक, क्लोव मीन्स लौंग, कार्डामम मीन्स मोटी इलायची एंड चिलीज मीन्स मिर्च। ये सारे मसाले हैं। ये सारी फसलें कर्नाटका में और मालाबार के जो तटीय इलाके हैं, तट के पास मैदान है, वहाँ होती है, जो केरला के आसपास पड़ती हैं। In the aftermath of independence, farmers have adopted scientific means of farming. High-yielding varieties of seeds are being utilized. There has been also an increase in uses of irrigation and fertilizers. Big portion of land has been incorporated under cultivation. Farmers have been provided with facilities like loans and modern machines. As a result, our agriculture production has shot up many times. At present, India is completely self-reliant in the producing of food grains. It also exports many agriculture products to several other countries. Due to significant increase in the production of food grains, 1960s was declared the Green Revolution. Livestock refers to the domestic animal like cows, buffalo, sheep, goats, oxen, horses, and donkeys. These animals are useful to us in many ways. Some of them provide us with food and fibers. Some of them makes our work easy. Animals like cows, buffaloes, and goats gives us milk. They are called milch animals.
Milk is known as complete food. It is full of nutrition for health. Our government has started certain programs like the Operation Flood and the White Revolution to increase the milk production. प्यारे बच्चों, आपको मैं एक बात और बताऊंगी। जैसा कि इस लेसन में लिखा है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद से हमारे देश में खेती के नए नए साधन इस्तेमाल होने लगे, वैज्ञानिक तरीक़ों से खेती की जाने लगी और अच्छी क्वालिटी का बीज इस्तेमाल किया जाने लगा और पानी और खाद के जो संसाधन थे उनका प्रयोग किया जाने लगा, क्योंकि आज़ादी से पहले हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे और हमें ये सब सुविधाएं नहीं मिल पाती थी। सरकार हमें किसी प्रकार की मदद नहीं करती थी। इस प्रकार से एक अच्छे खाद और अच्छी इरिगेशन के कारण अच्छी फसलें होने लगी और अभी आज़ादी के बाद देश का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो खेती के लायक बना दिया गया। उससे पहले उनमें खेती नहीं होती थी, बंजर ज़मीनें थी, उन बंजर ज़मीनों को सुधारा गया मशीनों के द्वारा, जिससे अच्छी खेती होने लगी। और अब हमारे किसानों को बैंक आदि के द्वारा अच्छा लोन दिया जाता है, जिससे वो आधुनिक मशीनें खरीद लेते हैं और उन मशीनों के माध्यम से अच्छी फसल करते हैं। इसका रिज़ल्ट ये होता है कि अब हमारे देश में पहले से कई गुना अधिक फसल पैदा होती है। जैसा कि आज हम कह सकते हैं कि हमारा देश अपने फूड प्रोड्यूसिंग में खुद पर निर्भर है। हमें कहीं से बाहर से अनाज नहीं मंगवाना पड़ता है, बल्कि हम दूसरे देशों को कई प्रकार के अनाज बाहर भेजते हैं, जिसके कारण ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, ये इसीलिए हो सका क्योंकि हमारे देश में अब अनाज का उत्पादन अधिक होता है। 1960 में हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन डिक्लेयर किया गया था। इसका मतलब था हरित क्रांति, फसलों का अधिक उत्पादन कैसे किया जाए, उसके लिए अनेक प्रोग्राम बनाए गए, जिसका फ़ायदा किसानों को मिला और देश की भी उन्नति हुई। इसके बाद आता है लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक में क्या रहता है कि कुछ हमारे डोमेस्टिक एनिमल, पालतू पशु रहते हैं, जैसे गायें, भैंस, भेड़, बकरी, बैल, घोड़े और गधे। ये जानवर हमारे क्या काम आते हैं? ये हमारी कई प्रकार से मदद करते हैं। ये हमें कुछ तो इनमें से हमें भोजन देते हैं, कुछ हमें फाइबर देते हैं। भोजन से मतलब हमें दूध, मीट, अंडा मिलता है। फाइबर से हमें जैसे ऊन मिलती है, ये सब चीज़ें हमें मिलती हैं। सम ऑफ मेक आवर वर्क, इनमें से कुछ हमारा काम बोझा ढोने में काम करते हैं, जो जिससे हमारा काम आसान हो जाता है। और कुछ एनिमल्स जैसे गायें, भैंस, बकरी आदि हमें दूध देती हैं। इनको हम दूध देने वाले पशु भी कहते हैं। मिल्क को हम एक संपूर्ण आहार कह सकते हैं। जो मिल्क पी लें तो हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती है। आप जानते हैं छोटे बच्चे दूध पर ही निर्भर रहते हैं। इसमें सभी प्रकार के पोषक पदार्थ होते हैं, न्यूट्रिशंस होते हैं, जो हमारी सेहत के लिए अनिवार्य होते हैं। हमारी हेल्थ, हमारी जो गवर्नमेंट है उसने बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए हैं, जिसमें कि फ्लड ऑपरेशन है, यानी कि फ्लड को किस तरह से रोका जाए। वाइट रिवोल्यूशन टू इंक्रीज द मिल्क प्रोडक्शन, और वाइट रिवोल्यूशन है, इस रिवोल्यूशन के माध्यम से दूध के उत्पादन के बढ़ाने पर जोर दिया जाता है और उसके नए नए साधनों का इस्तेमाल किया जाता है। यस डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी पढ़ा कि एनिमल्स हमारे लिए कितने कामगार रहते हैं, हमारी खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं। इसके बाद कुछ बर्ड्स भी हैं जो हमारी मदद करते हैं। देखिए, बर्ड्स लाइक हेन्स, डक्स एंड गीज प्रोवाइड अस एग्स एंड मीट. Eggs and meat are good source of proteins. Large poultry farms have been set up in almost every city to raise these birds. Fish are also a good source of proteins. They are reared in very big tanks. Rearing of fish in tanks is called pisciculture. India covered around 1/5 of the world's cattle, but the quality of our cattle is extremely poor. Efforts have been made consecutively to improve the quality of our cattle. Veterinary hospitals, dispensaries have been set up to look after sick and weak animals. Goshala and Gosadan have been established to keep the cattle in ideal and suitable conditions. New breeds of cattle have been introduced. All these have led
to grow in production of milk, meat and egg. Animals need our love and care. We should be very careful, kind and careful to them. We should always give them good quality of food, clean water and shelter. बर्ड्स जैसे कि hen, डक, गीज़, ये हमें अंडे देती है, मीट देती है। मुर्गी, बतख और गीज़ होती हैं। एग्स और मीट जो है वो प्रोटीन्स का सबसे अच्छा सोर्स है। और इन पक्षियों को पालने के लिए बड़े बड़े पोल्ट्री फार्म्स होते हैं। और मछलियों को पालने के लिए, मछली भी प्रोटीन्स का बहुत अच्छा सोर्स है और मछलियाँ बड़े बड़े टैंक्स में पाली जाती हैं। इनके पालने को हम पिस्सीकल्चर कहते हैं। भारत का लगभग भारत जो है वर्ल्ड का 1/5 पार्ट जो है वो कवर कर रखा है, 1/5 ऑफ पार्ट। बट यहाँ पर जो पशुओं की जो क्वालिटी है वो पुअर है। यहाँ के पशु तंदुरुस्त नहीं है, कमज़ोर हैं। अफर्स है बिन मेड का, और जितनी भी हम कोशिश करते हैं उनको सुधारने की, वो उससे धीरे धीरे सुधार उनमें आ रहा है। अब पशुओं के हॉस्पिटल और डिस्पेंसरीज भी बनाई जा रही हैं, जिनमें उन्हें उनकी बीमारी का इलाज किया जाता है, उनकी कमज़ोरी को दूर करने की दवाइयाँ दी जाती हैं। और इसके साथ ही पशुओं के रखरखाव के लिए गौशाला और गौसदन भी बनाए गए हैं और उनमें उनको ऐसा ही वातावरण दिया जाता है जो उनको सूटेबल रहता है। नई जो ब्रीड्स आ रही हैं, नई प्रजातियां जो आ रही हैं पशुओं की, उनकी वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाता है। नई प्रकार के पशुओं का वहाँ पर प्रजनन के लिए प्रक्रियाएं की जाती हैं। न्यू ब्रीड और जो नई प्रक्रिया ऑल दिस हैव लेड अ ग्रोथ इन प्रोडक्शन ऑफ, इन सभी से जब पशुओं में प्रोग्रेस आती है और उनकी नस्ल में उन्नति आती है तो इस प्रकार से उसमें दूध, मीट और अंडे में प्रोडक्शन भी बढ़ता है। इसी प्रकार से हमें ये भी सलाह दी जाती है कि हमें पशुओं की देखभाल अच्छे से करनी चाहिए, उनको प्यार करना चाहिए, उनकी संभाल करनी चाहिए और हम सबको उनके प्रति दयालु और केयरफुल होना चाहिए। इसी से ही उनको अच्छा भोजन देना चाहिए, साफ़ पानी और अच्छा रहने का स्थान देना चाहिए, जिससे कि वो पशु स्वस्थ रहेंगे और हमें अच्छा दूध, अच्छे अंडे और अच्छा मीट मिल सकेगा। थैंक यू चिल्ड्रन, दिस लेसन इज़ फिनिश्ड। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट।